Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो न्यूक्लियर फिजिक्स में अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रेडियो एक्टिविटी। कल वाला लेक्चर जो है उसके अंदर मैंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कस किया था, कंप्लीट हम उसको कर चुके हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही करके जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अभी भी मैं रिवीजन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे आज वो हम करेंगे अल्फा डीके के बारे में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कोई भी जो न्यूक्लियाई है या कोई भी जो ह्यूमन बीइंग भी है, मतलब ये नेचर है कि कोई भी जो अनस्टेबल चीज़ है वो एक टाइम तक अनस्टेबल रहेगी, उसके बाद वो अपनी स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो जैसे ही पैसा आएगा तो हम उसको खर्च करने का सोचेंगे, अलग अलग प्लान्स बनाएंगे, यानी कि हम एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। और कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो नेचर हो, बहुत देर तक एक्साइटेड स्टेट के अंदर नहीं रहता है, उसको स्टेबिलिटी में आना पड़ता है, एक स्टेबल कंडीशन में उसको आना पड़ता है। तो कोई भी जो न्यूक्लियाई है, जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि जो भी एटॉमिक मास जिनके 81 से ऊपर हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव डिके में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो जो रेडियो एक्टिव डिके में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे के सारे किस में आना चाहते हैं, अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहते हैं। और स्टेबल स्टेट में आने के लिए वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी कि वो टूटते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियाइज के अंदर। और उस डिसइंटीग्रेशन के लिए वो अपने अंदर में से कुछ पार्टिकल्स निकालते हैं। तो जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो वो जो पार्टिकल जो निकलते हैं या जो रेज निकलती है उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि एक हम देते हैं नाम अल्फा डीके, एक हम नाम देते हैं बीटा डीके, एक हम नाम देते हैं गामा डीके। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा चर्चा का टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अल्फा डीके, कि अल्फा डीके क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर कहानी चलेगी, क्या फॉर्मूला चलेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अल्फा डीके की मैं बात करूं तो मैं सीधा ही इक्वेशन से बात करता हूं कि मेरे पास कोई अगर न्यूक्लियाई है ना। अल्फा डीके की मैं बात कर रहा हूं किसकी, अल्फा डीके, अल्फा डीके। तो अल्फा डीके की मैं बात करूं तो यदि मेरे पास कोई न्यूक्लियाई है तो उस न्यूक्लियाई से डिसइंटीग्रेट होकर क्या बाहर निकलेगा, एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। तो लेट सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर है z और जिसका एटॉमिक मास है a। एटॉमिक मास इसका कितना हो गया, a हो गया। तो यहां से जब इसमें अल्फा डिसइंटीग्रेट होगा, अल्फा पार्टिकल का डिके होगा, तो अल्फा पार्टिकल का मतलब हो गया, अल्फा पार्टिकल का मतलब है 2He4, यानी कि जब ये बाहर निकलेगा तो दो जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो जाएंगे, यानी कि ये बनेगा Z-2, एलिमेंट लेट सपोज बन गया Y, और एटॉमिक मास कितने से कम हो जाएगा, ये 4 से कम हो जाएगा। और बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, 2He4, हीलियम। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, 2He4। और जब ये डिसइंटीग्रेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हमने कहा क्यू एनर्जी। इस एनर्जी को हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी नाम देंगे। इस एनर्जी को हम और क्या नाम देंगे, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी यहाँ से, जब हम क्या करेंगे, अल्फा डीके करेंगे, ठीक है। जब हम अल्फा डीके करेंगे तो इस तरह की हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो क्या क्या निकल रहा है, ये जो है ये, इसको हम बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई, और ये जो है ये, इनको हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। इनको हम क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। अल्फा डीके भी अगर स्पॉन्टेनियस करना है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, तो अल्फा डीके यानी कि जो अल्फा डीके जो कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होगा, तो अगर मेरे को इसको स्पॉन्टेनियस करना है तो जो मैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की वैल्यू लिख रहा हूं Q, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फॉर स्पॉन्टेनियस अल्फा डीके, फॉर स्पॉन्टेनियस अल्फा डीके Q शुड बी ग्रेटर देन 0। Q की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। यहां तक बात क्लियर। तो ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो गए और ये क्या हो गए, डॉटर न्यूक्लियाई हो गए। अब अगर हम बात करें कि अल्फा डीके के अंदर जो एनर्जी का लॉस है, भाई अगर डीके हो रहा है, कोई न्यूक्लियाई टूट रहा है तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा। तो अल्फा डीके के अंदर जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो किसके फॉर्म में होता है, गैस के आयोनाइजेशन के फॉर्म में होता है। मतलब अल्फा डीके जब होगा तो जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा वो उसको हम एक गैस से गुजार देते हैं, गैस से पास कराते हैं, और जब अल्फा डीके वहां से पास होता है तो वो गैस का आयोनाइजेशन कर देता है, गैस को आयोनाइज कर देता है।
और जितनी डिस्टेंस तक वो उस गैस में कवर चलता है, मतलब एक मान लो ये कोई नली है, कोई ट्यूब है जिसके अंदर कोई गैस फिल कर रखी है और अल्फा डीके होके अल्फा पार्टिकल आया, वो इस गैस में से पास हो रहा है। पास होता होता वो क्या करेगा, इसको आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज करने के साथ साथ जहां तक वो जाके रुकेगा, यानी कि जिस डिस्टेंस तक वो ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगी, रेंज वो रेंज होगी जिस डिस्टेंस तक गैस के अंदर जो अल्फा पार्टिकल है वो ट्रेवल करेगा रुकने से पहले, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो क्या होगा कि अल्फा डिके प्रोसेस के अंदर, इन अल्फा डिके प्रोसेस लॉस ऑफ एनर्जी is in the form of ionization of the gas। ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, इसको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं, क्वेश्चन है ये सीधा कि अल्फा डिके में जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो किस फॉर्म में हो रहा है। तो आयोनाइजेशन ऑफ द गैस एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the alpha particle in the gas is known as range of alpha particle, इसको क्या नाम देते हैं, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल नाम देते हैं। इस रेंज को हम लिखते हैं आर से, और ये किसके बराबर है, आर इक्वल्स टू ए ई पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई, आर इक्वल्स टू ए ई पावर 3/2। ए कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, और ये जो ई है, ई ये एनर्जी आपको किस में लेनी है, एनर्जी लेनी है आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी जो आपको लेनी है किस में लेनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ए जो है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, कितनी रहेगी, 0.315। ए जो है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी 0.315। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट तो ये हो गया। एक पॉइंट आप ये याद रखना कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो वेलोसिटी होती है उसका ऑर्डर होता है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी of alpha particle is in the range of 3 mega electron volt to 7 mega electron volt। 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होते हैं। एंड वेलोसिटी is the order of 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किस ऑर्डर की होती है, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड की होती है। अब यहां पर अगर मैं इसकी एनर्जी की वैल्यू निकालूं तो उस एनर्जी की वैल्यू को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि Q की वैल्यू में अगर लिखना चाहूं, Q यानी कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की वैल्यू, तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की अगर मैं वैल्यू लिखूं, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, तो उसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो वो मैं बता देता हूं। हालांकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं आया कैसे है। तो ZXA, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z-2Y, इसको मैंने लिख दिया A-4, और ये हो गया 2He4, और यहां पर हो गया Q। तो Q जो है उसको हम कैसे भी निकाल सकते हैं, डेल्टा M C²। डेल्टा M जो है वो कैसे लिखा जाएगा, वो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहां पे क्या लिखूंगा, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, और मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, C² के साथ। तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई को लिख दिया मैंने mx, डॉटर न्यूक्लियाई कौन कौन से हो गए, ये हो गए my, प्लस ये कितना हो गया m∞, और इसको मल्टीप्लाई करा हमने किसके साथ, C² के साथ। और इसको हमें किस में लिखना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। तो एक अगर आप मास में लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में
जब आप इसको बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्म जो देना चाहते हैं तो आप इसकी एनर्जी की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। एक तरीका और है कि आप मास को एएमयू में निकाल लो, ठीक है। इफ डेल्टा एम आपने किस में निकाल लिया, एएमयू में निकाल लिया, तो इसको आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 931.5 अपॉन सी स्क्वायर से। तो यहाँ सी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब एएमयू में आपके पास मास आ जाएगा, एएमयू का मतलब हो जाएगा 1.0677 इंटू 10 पावर 27, है ना, जिसको आप केजी में कन्वर्ट करते हो। तो उसमें उसको जब आप कन्वर्ट करोगे सीधा किस में कन्वर्ट करना चाहोगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये कैसे होगा, 931.5 अपॉन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आपसे काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी जाएगी तो इनिशियली जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो तो किस में होगा, रेस्ट में होगा। पेरेंट न्यूक्लियाई रेस्ट में होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्वेशन, इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन अगर आपको लगाना है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है, तो इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्म, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी लिखनी है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे के ई वाई प्लस के ई अल्फा माइनस के ई एक्स, उल्टा लिखा है मैंने, है ना। डॉटर न्यूक्लियाई जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी माइनस जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसकी काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो किस में, रेस्ट में है, ये रेस्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि किस में, रेस्ट में इनिशियली। तो जब ये डिसइंटीग्रेट होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी के ई वाई प्लस के ई अल्फा। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को अगर मैं वी वाई मान लेता हूँ तो एम वाई वी वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एम अल्फा और ये क्या हो जाएगा, वी अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिसइंटीग्रेशन एनर्जी आ गई किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, वेलोसिटी निकालनी है, वी वाई और वी अल्फा निकालना है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली मास है mx और इनिशियली वो वेलोसिटी कितनी है उसकी, जीरो है क्योंकि वो रेस्ट में है। और ये कितना हो गया, ये हो गया my, ये हो जाएगा vy प्लस यहाँ हो जाएगा m अल्फा और v अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास vy का या v अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। तो वो कैसे निकलेगी, वो निकल जाएगी m अल्फा v अल्फा अपॉन my, m अल्फा v अल्फा अपॉन my। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, vy की वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो यहाँ से मेरे पास पूरा फॉर्मूला किसके फॉर्म में आ जाएगा, ये Q के फॉर्म में आ जाएगा और अल्फा के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, वो आपको याद रखना है। मैंने यहाँ से वी वाई की वैल्यू उठा के डाली इसमें काइनेटिक एनर्जी वाले इक्वेशन में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा बनेगा, Q इक्वल्स टू ई अल्फा और ये बन जाएगा 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ जो Q है, ये Q क्या है, ये है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ये है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। और ये जो ई अल्फा है ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एम अल्फा क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। एम वाई क्या है, मास ऑफ जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका मास है, एम वाई। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आप ऐसे भी बना सकते हो, Q इक्वल्स टू ई अल्फा, ये हो जाएगा एम वाई प्लस एम अल्फा अपॉन हो जाएगा ये एम वाई। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो आप ई अल्फा को, ई अल्फा के फॉर्म में Q एम वाई अपॉन ये हो जाएगा एम वाई प्लस एम अल्फा। तो ये फॉर्मूला भी हमारे पास, मैंने इसको इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख दिया, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, उसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब एम वाई जो है उसका एटॉमिक मास कितना था, मास ऑफ एम वाई, उसका एटॉमिक मास कितना बन रहा है, A-4। और अल्फा जो है उसका एटॉमिक मास कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू डालते हैं तो ये क्या बनेगा, Q एम वाई की वैल्यू डालो कितनी हो गई, A-4, एम वाई की वैल्यू A-4 और अल्फा पार्टिकल की 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, सबसे ज़्यादा यूज में यही आएगा, A-4 अपॉन A, A-4 अपॉन A, ये भी फॉर्मूला बन गया, A-4 अपॉन A, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये जो है इनके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट भी लगा रहा हूँ, ये सारे एक ही फॉर्मूला है, ये सारे एक ही फॉर्मूला है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी वाले, और इनको याद रखना। फिर यहाँ पर आता है गाइगर एंड नटल लॉ, गाइगर एंड नटल्स लॉ, गाइगर
एंड नटल्स लॉ। तो गाइगर एंड नटल्स लॉ जो है वो क्या है, वो जो रेंज हमने निकाली है, हमने जो रेंज निकाली है, जो रेंज की बात की थी हमने AE⁴/2, तो उस रेंज के लिए वो लॉ आता है और ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किसमें, रेंज में और डिके कांस्टेंट में। तो यहाँ से इसके लिए ग्राफ बनते हैं अलग अलग, किसके इसके बीच में, लॉग लैम्बडा के बीच में और किसके बीच में, रेंज के बीच में। और ये ग्राफ अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन बन रही है, अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन बन रही है अलग अलग सीरीज के लिए। जैसे ये सबसे ऊपर है, ये किसके लिए, यूरेनियम सीरीज के लिए है ना, सीरीज वही जो हमने कल बात की थी, ये यूरेनियम सीरीज के लिए है। ये किसके लिए है, ये थोरियम सीरीज के लिए, ये थोरियम सीरीज के लिए। ये सबसे नीचे वाली लाइन जो है ये एक्टीनियम सीरीज के लिए, एक्टीनियम सीरीज के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर जो कर्व बन रहे हैं सबके अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन बन रही है और इसका जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन बनता है लॉग लैम्बडा इक्वल्स टू A+B log 10R। यहाँ R क्या है, रेंज है, तो B जो है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, है ना, फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू। पर A की जो वैल्यू है वो अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। A इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीरीज, A हैज डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सीरीज। वो इसके कर्व से भी पता लग रहा है, ये जो ग्राफ है उसके कर्व से भी पता लग रहा है। और A जो है वो किसका काम कर रहा है, इंटरसेप्ट का काम कर रहा है। A जो है मेनली किसका काम कर रहा है, इंटरसेप्ट, अंतः खंड जिसको बोलते हैं ना, उसका काम कर रहा है। कैसे भाई, ये इक्वेशन ऐसी तो बन रही है y = mx + c, इसकी जैसे इक्वेशन बन रही है। तो C क्या होता है, C होता है इंटरसेप्ट होता है। तो A यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, इंटरसेप्ट की तरह काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू हर सीरीज के लिए अलग अलग है। तो यहां से इसका जो कंक्लूजन निकलता है गाइगर एंड नटल लॉ का, वो ये निकलता है कि वो न्यूक्लियाई जिसके लिए डिके कांस्टेंट, क्योंकि लैम्बडा क्या होता है, डिके कांस्टेंट, तो वो न्यूक्लियाई जिसके लिए डिके कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी जो रेंज है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। वो न्यूक्लियाई जिसके लिए डिके कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी रेंज भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन वो सिर्फ इतना सा निकलता है कि इफ लैम्बडा इज हाई, lambda is high, then R will be also high, R will be also high। तो R की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, हाई होगी। ये इसका कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का जो डिके है उसमें आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। एक आपको याद रखना है कि स्पॉन्टेनियस के लिए Q की वैल्यू आपको >0 करनी है। फिर ये जो रेंज वाली लिखी मैंने बात वो याद रखनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू याद रखनी है। इनिशियल वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो आपको याद रखना है। क्यू वैल्यू के अलग अलग फॉर्म्स जो मैंने बनाए वो आपको याद रखना है, ठीक। बस इतना सा इसमें याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ इसमें ये पूछ ली जाती है कि इसमें एनर्जी का जो एनर्जी जो मिलती है वो डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लैम्बडा मिल रहा है, लैम्बडा और आर, उससे हमने देखा कि अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन बनती है। तो जिस तरह से बीटा डिके के अंदर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है एनर्जी का, कंटिन्यूस एनर्जी मिलती है, वो यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो डिस्क्रीट होती है। तो मैं ये भी लिख देता हूं नोट लगा के कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अल्फा पार्टिकल, इन अल्फा डिके इज डिस्क्रीट। ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है अल्फा डिके के अंदर। अब क्वेश्चन बताता हूं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इफ इन स्पॉन्टेनियस अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम 232 एट रेस्ट। वो फॉर्मूला जो हमने डिसइंटीग्रेशन वाला बनाया है उसमें एक कंडीशन का याद रखना कि जो इनिशियल जो है यानी कि लेफ्ट साइड वाला जिसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वो रेस्ट में पड़ा है, तभी वो फॉर्मूला बन रहा है, अदरवाइज फिर वो चेंज होगा फॉर्मूला। तो यूरेनियम एट रेस्ट द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन इज Q। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू Q है। देन द एनर्जी कैरीड बाय द अल्फा पार्टिकल, एनर्जी इज कैरीड बाय द अल्फा पार्टिकल, इसका हमें फॉर्मूला बताना है। अब फॉर्मूला क्या लिखा तुमने, अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी लेके जाएगा ये हमें बताना है, यानी कि E की वैल्यू बतानी है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा तुमने, E अल्फा इक्वल्स टू Q A - 4/A। तो यहां पर वैल्यू डालो, यहां पर वैल्यू डालोगे तो क्या लिखोगे, E अल्फा इक्वल्स टू A - 4/A इंटू Q। यहां पर वैल्यू डालो, कितना है 232 है,
तो ये हो गया 232 माइनस 4 अपॉन 232 और ये कितना हो गया Q। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 228 अपॉन 232 और ये हो गया Q। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, इसको कितने से काट सकते हैं हम, 4 से काट दो, है ना, 4 5 20 और 4 7 28, तो 57 और अपॉन 58, तो 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो आंसर बन जाएगा ये 57 अपॉन 58 Q। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये एनर्जी की वैल्यू आ गई जो अल्फा पार्टिकल लेके जाएगा। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, नहीं तो खत्म है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इज डिफाइंड टू बी द डिफरेंस, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इज डिफाइंड टू बी द डिफरेंस इन द रेस्ट एनर्जी, इन द रेस्ट एनर्जी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन लिख के, ठीक। द एमिटेड अल्फा पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 5.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ई अल्फा इक्वल्स टू ए माइनस 4 अपॉन ए इंटू क्यू। तो ई अल्फा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 5.17, ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 240 और ए माइनस 4 कितना हो गया 236, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 236, तो ये आ गया 236 और ये आ गया 240 और इंटू क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 240 अपॉन 236 और इंटू 5.17, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, मैं सॉल्व कर लेता हूं एक बार क्या वैल्यू आएगी। तो 240 अपॉन 236 को आपको मल्टीप्लाई कराना है 5.17 से, तो आंसर आएगा 5.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आंसर हो जाएगा ए। तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर ए की वैल्यू दे दी है कितनी 212 दी है। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी यानी कि ई अल्फा है, उसकी वैल्यू दी है 10.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालनी है, क्यू खुद निकालना है, तो होमवर्क है ना। मेरे हिसाब से सबसे हो जाएगा, कोई इसमें गड़बड़ होने वाली बात है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, है ना। ये कराने के बाद भी गड़बड़ कर रहे हो, फिर तुम्हारे साथ गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कंसीडर द अल्फा डिके रिएक्शन। अल्फा डिके की रिएक्शन हमें दी गई है। इस रिएक्शन के बाद हमें पूछा क्या है, यहाँ पर हमें पूछा है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पर हमें एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है। तो मैं लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है। तो ई अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है क्यू, और ये होगा ए माइनस 4 अपॉन ए। तो ए माइनस 4 की तो वैल्यू हमें पता है कितना है 206 है, तो इसको आपने लिख दिया 206 अपॉन ये कितना हो गया 210 और यहाँ पर कितना हो गया क्यू हो गया, करेक्ट। अब मेरे को क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब क्यू की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसको मास के फॉर्म में निकाल लूंगा। तो क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर से निकालेंगे। तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई कितना है 210 माइनस डॉटर न्यूक्लियाई कितना हो गया, ये हो गया 206। अब यहाँ पर ना ये थोड़ी सी गड़बड़ है, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल मास दिया नहीं हुआ है, ठीक है, एक्चुअल मास नहीं दिया हुआ है, तो ये 210 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, कुछ 1 2 ऐसा कुछ होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो है 206.001 ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब आसपास का होना चाहिए, अदरवाइज तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये होना चाहिए 4.00 कुछ ऐसे मास होना चाहिए, और फिर इंटू सी स्क्वायर। अब ये जो है ये निकलेगा एएमयू में। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सॉल्व होगा कैसे। तो ये निकलेगा एएमयू में। अब एएमयू वाले को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी डेल्टा एम को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 931.5 अपॉन सी स्क्वायर से। यहाँ सी स्क्वायर रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, डैश 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 जो भी आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो ये क्यू की वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा और आंसर निकालूंगा। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं है तो अब एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, पर करना है इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ पर पूरा जब होता जब आपको इनकी वैल्यू दी होती, जो मास पेरेंट न्यूक्लियाई का, डॉटर न्यूक्लियाई का
उसमें से माइनस करोगे, अदरवाइज ये मैं लेके करोगे 210 में से 206 और 4 को माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जीरो हो जाएगी, जो कि होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से जो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? डिस्क्रीट एनर्जी के फॉर्म में। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेवरल डिस्क्रीट एनर्जी, जो कि मैंने आपको बताया भी था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेल्स? इनमें से कौन सा गलत है? अब देखो, जब अल्फा डिके होता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी निकलती है अल्फा डिके की, वो जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर जो न्यूक्लियाई का पोटेंशियल बैरियर होता है उससे कम होती है। पोटेंशियल बैरियर से कम होती है तो फिर वो टनल बना के निकलता है, जिसको टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ऐसे होता है ना, ये आपने देखा होगा। यहाँ पर ये पोटेंशियल बैरियर होता है, ये पोटेंशियल बैरियर होता है, और जब यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल है क्या बना के निकलता है? टनल बना के निकलता है। इस तरह से यहाँ पर टनल बना के निकलता है अल्फा पार्टिकल, जिसको हम क्या कहते हैं? टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती इस पोटेंशियल बैरियर से तो ये तो सीधा ही कूद के चला जाता, पर काइनेटिक एनर्जी कम है तभी तो इसको टनल बनानी पड़ रही है, गड्ढा बनाना पड़ रहा है, सुरंग। अगर ये ज़्यादा होती तो ये इसको कूद के चला जाता। तो काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की होगी वो हमेशा कम होगी, किससे? बैरियर हाइट से। अगर ये ज़्यादा होता तो ये आराम से इसको क्रॉस करके चला जाता। तो यहाँ पर हमें फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन द बैरियर हाइट, लेस देन द बैरियर हाइट। so alpha decay occurs through tunneling effect। टनलिंग इफेक्ट, तो ये किसके थ्रू होगा? टनलिंग इफेक्ट। सुरंग बना के निकलता है जो, और उसमें हम उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता भी दूंगा उसके भी क्वेश्चंस कुछ। तो डी आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है अ न्यूक्लियाई हैव मास नंबर 240 डिकेज बाय, मास नंबर है 240, डिके बाय एमिशन टू ग्राउंड स्टेट ऑफ इट्स डॉटर न्यूक्लियाई, टू ग्राउंड स्टेट ऑफ इट्स डॉटर न्यूक्लियाई। मतलब डिके जो हो रहे हैं उसके बाद वो अपनी डॉटर न्यूक्लियाई की ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। द वैल्यू ऑफ प्रोसेस इज 5.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो 5.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बताना है। वो घुमा फिरा के क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहानी वही सेम है। तो क्या कहानी है? कहानी ये है कि ई अल्फा इक्वल्स टू क्यू ए माइनस 4 अपॉन ए माइनस 4 अपॉन ए की वैल्यू हो गई 240 और क्यू की वैल्यू कितनी है? 5.26। तो ये 240 माइनस 4 अपॉन 240, आंसर निकाल लो। तो ये 5.26 और ये आ गया 236। ये कितना हो जाएगा? 236 और अपॉन ये हो जाएगा 240। निकालो क्या आंसर आएगा। तो 236 अपॉन 240 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5.26 से, 5.26 तो ये आ गया 5.17, जो कि आंसर हो जाएगा बी। 5.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आंसर हो जाएगा बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये करेक्ट कर लो, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ये लिखा होता है ई पावर माइनस 2k2l, 2k2l, ठीक है, 2k2l ऐसा लिखा होता है। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिशन जो टनलिंग इफेक्ट है उसके अंदर, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है ई पावर माइनस 2k2l, ये वाला आंसर। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर 3k है तो ये गलत हो गया। ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर स्पॉन्टेनियस अल्फा डिके, स्पॉन्टेनियस अल्फा डिके के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द फॉलोइंग डिके। जो क्वेश्चन हमने करा था ना वो क्यू वाला, वो एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए था। तो यहां पर अब आप वैल्यू निकाल लो क्यू की, वो मास फॉर्मूला से डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की वैल्यू निकालो, तो पीयू में से इन दोनों के माइनस करो, तो पीयू का कितना है? 239.052
158 माइनस 235.043925 और माइनस 4.002603, ये माइनस कर दिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एम की जो वैल्यू बची वो कितनी बची, वो बची 0.005 और 63, 0.00563 ये बची एएमयू में। हमें इसको कन्वर्ट करना है Q को 930 उसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0.00563 को मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से। तो यहाँ से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.00563 मल्टीप्लाई बाय 931.5, इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 5.244। तो Q की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5.244 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये Q की वैल्यू आ गई। हमें पूछा है इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हमें पूछा है इसमें एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये पूछा है। तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला E अल्फा इक्वल्स टू Q A माइनस 4/A। तो Q की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई 5.24, A की जो वैल्यू है वो कितनी है 239। तो यहाँ पर 239 माइनस 4/239 ये करा। तो एक बार इसको वापस से सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 235 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो किससे, 239 से। तो आंसर आ जाएगा 5.15। तो E अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5.15 यानी कि डी आंसर, ये डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फेस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। हाइट निकालनी है पोटेंशियल बैरियर की। पोटेंशियल बैरियर इज नथिंग बट पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अल्फा पार्टिकल और जो उसका डॉटर न्यूक्लियाई उन दोनों के बीच में। तो मैंने जो रिएक्शन लिखी थी वो कैसे लिखी थी, वो लिखी थी Z X और A, और यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है Z-2 ये Y और ये हो गया A-4 और प्लस ये कितना हो गया 2He4 ये बन रहा है। तो यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज, तो इसके पास जो चार्ज है वो कितना है, वो है Z-2E, चार्ज की बात हो रही है चार्ज की, और इसके पास जो चार्ज है वो कितना है 2E। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल लगेगा। तो पोटेंशियल, दो पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल कितना होता है, K Q1 Q2 R। तो वही पोटेंशियल यहाँ पर लगाना है। तो कितना, K को हम क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2। तो Q1 कितना हो गया Z-2E, तो इसको मैंने लिख दिया Z-2E, और दूसरा कितना हो गया, दूसरा हो गया 2E, और इनके बीच की डिस्टेंस वो कितनी हो गई R हो गई। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2Z-2E² अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब R जो है वो किसके बराबर होता है, R0 A⁻⅓। तो यहाँ पर मैं R की वैल्यू डालूंगा तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2Z-2E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R0 A⁻⅓, यह लिख दिया। अब यहाँ पर A की जो वैल्यू है वो है 226 और Z की वैल्यू है वो है 88। तो A जो है वो है 226 और Z जो है वो कितना गिवन है 88। Z की वैल्यू हो गई 88। तो ये सारी वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करनी है। तो ये 2, ये हो जाएगा 224 E² यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19² और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है इसको 1/K में लिख दो। तो K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9। R0 की वैल्यू फर्मी में 1.2 फर्मी। पोटेंशियल के केस में कितने लेते हैं, 4 लेते हैं, मैंने आपको बताया भी था पोटेंशियल वगैरह निकालना है। तो 1.4 इंटू 10⁻⁻15 A की वैल्यू कितनी है 226, तो ये 226 पावर 1/3। अब ये सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा 31.2, ये याद ही रख लेना 31.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना ही आता है। तो ये कितना आएगा 31.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्वेश्चंस थे अल्फा डिके के, और अल्फा डिके में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। तो मैंने ये बात की थी कि कोई भी जो न्यूक्लियाई है वो किस में आना चाहता है, स्टेबल पोजीशन में आना चाहता है। स्टेबल में आना चाहता है तो वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता है, डिसइंटीग्रेट करता है तो उसका डिके होता है। डिके होता है तो उसमें पहला था अल्फा डिके जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब होगा इसमें कौन सा डिके, बीटा डिके।
अब बीटा जो डिके होगा उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बीटा डिके जो है इसमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर तो ना तो इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर तो कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, तो इसके साथ काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शन जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जितने भी हम डिके पढ़ते हैं उनमें बीटा डिके एक ऐसा है जिसमें जो पैरिटी है वो कंजर्व नहीं रहती, बाकी सब में पैरिटी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, बीटा डिके में पैरिटी कंजर्व नहीं रहती। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि जो कौन सा डिके है जिसके अंदर पैरिटी कंजर्व नहीं रहती, तो बीटा डिके एक ऐसा डिके है जिसके अंदर पैरिटी कंजर्व नहीं रहती। ठीक, तो बीटा डिके की मैं बात करूं तो बीटा डिके मेनली 3 तरीके का होगा, 3 तरह से इसका जो डिके है वो होता है। पहला होता है बीटा माइनस डिके, फिर होगा बीटा प्लस डिके और एक होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बीटा माइनस डिके जब मैंने आपको शुरुआत में प्रॉपर्टीज की बात की थी तो वहां पर n/z का जो कर्व मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि बीटा माइनस डिके का मतलब है कि न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होगा किसमें, प्रोटॉन में, यानी कि जो भी आपका न्यूक्लियाई है अगर आप उसमें बीटा माइनस डिके करते हैं तो उसका प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मेरे पास ये न्यूक्लियाई है, कोई भी ZXA एलिमेंट है, मैं यहाँ पर बीटा माइनस डिके करता हूँ, तो बीटा माइनस डिके करूंगा तो इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, और इसका जो एटॉमिक मास है उसकी सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जो एटॉमिक मास है उसकी सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें निकलेगा इलेक्ट्रॉन और इसको कैसे लिखा जाएगा, -1 बीटा और 0। यहाँ पर साथ ही साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है जिसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो क्या होता है। अब यहां पर जो भी आप रिएक्शन लिखेंगे उसमें चार्ज का कंजर्वेशन हो जाना चाहिए, मास का कंजर्वेशन हो जाना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। तो यहां पर अगर आप मास का कंजर्वेशन देखते हैं तो यहां पर टोटल मास है A, यहां पर भी टोटल मास कितना हो गया, A हो गया, ये 0 है तो ये तो काउंट ही नहीं होगा। चार्ज की अगर बात करें तो यहां पर Z है प्रोटॉन, यहां पर Z+1 ये माइनस, तो टोटल अगर आप LHS और RHS पर देखते हैं तो टोटल चार्ज यहां पर भी Z है, यहां पर भी कितना हो गया, Z हो गया, मास यहां पर भी A है और यहां पर भी A है। तो क्या हुआ है, यहां पर प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हुआ है, प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हुआ है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 0 है, एटॉमिक मास उसका 1 है, तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है ना। तो बैलेंस करना है तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इसलिए बीटा माइनस डिके की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, क्वेश्चन ये बन जाता है कि इन बीटा माइनस डिके न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन देन अगेन इनटू न्यूट्रॉन, और नन ऑफ द अबव, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर प्रोटॉन नंबर जो है 1 से इंक्रीज हो जाएगा। वही इसके उलट मैं बात करूं बीटा प्लस डिके की, तो बीटा प्लस डिके के अंदर क्या होगा, जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 से माइनस होगा, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा। देखो यहां पर क्या आ गया, प्लस आ गया, यहां पर प्रोटॉन नंबर 1 से डिक्रीज हो गया। जब मैं बीटा माइनस डिके की बात करता हूं तो यहां पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर, पर जब मैं बीटा प्लस डिके की बात करूंगा तो यहां पर प्रोटॉन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा, न्यूट्रॉन के अंदर। यहां पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर, और यहां पर प्रोटॉन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा, न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहां पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन जब हम बीटा माइनस डिके की बात करते हैं, पर जब हम बीटा प्लस डिके की बात करते हैं तो प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन। ठीक, याद रहेगा। चलिए भाई, थर्ड आता है इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है वो सिमिलर होता है किसके, बीटा प्लस डिके के। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज सिमिलर टू बीटा माइनस डिके, अल्फा डिके, बीटा प्लस डिके और नन ऑफ द अबव। तो किसके सिमिलर होता है, बीटा प्लस डिके। सिमिलर कैसे होता है, जिस तरह से बीटा प्लस डिके के अंदर प्रोटॉन नंबर 1 से कम हो जाता है, ठीक वैसे ही यहां पर भी प्रोटॉन नंबर 1 से कम हो जाएगा। नाम जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, कैप्चर करना मतलब इलेक्ट्रॉन को झपट लेना, इलेक्ट्रॉन को पकड़ना। जैसे मेंढक होता है, मेंढक वो अपना मुंह खोल के ऐसे बैठा रहता है, जैसे ही उसके पास कोई मच्छर आता है उसको लपक लेता है। तो ठीक ऐसे ही यहां पर जो ये नाभिक है, ये जो न्यूक्लियस है, ये ताक लगा के बैठा हुआ है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आएगा उसको झपट लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को झपटता है, पर झपटने में इसका ही नुकसान हो जाता है, इसका प्रोटॉन नंबर 1 से कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी प्रोटॉन नंबर क्या हो जाएगा, 1 से रिड्यूस हो जाएगा। तो 3 तरह के बीटा डिके हुए, एक हुआ बीटा माइनस, बीटा माइनस के अंदर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन के अंदर, फिर आया बीटा प्लस, वहां पर प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन के अंदर, और थर्ड आया इलेक्ट्रॉन कैप्चर, उसके अंदर भी प्रोटॉन किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इसकी काइनेमेटिक्स, जिस तरह से अल्फा पार्टिकल की काइनेमेटिक्स थी, इसे अल्फा डिके की काइनेमेटिक्स थी, उसी तरह से यहां पर भी इसकी भी काइनेमेटिक्स हमें पढ़नी है, यानी कि क्यू वैल्यू निकालनी है, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर 3
तरह से आपको जो है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एक बार बीटा माइनस के लिए, एक बार बीटा प्लस के लिए और एक बार इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए। मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी, बीटा माइनस की इक्वेशन लिखी। बीटा माइनस की इक्वेशन क्या लिखी गई, जेड एक्स ए टेंस, ये कन्वर्ट हो रहा है जेड प्लस वन बाई ए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकला, और यहाँ पर मैंने एंटी न्यूट्रिनो लगाया है। एंटी न्यूट्रिनो एक्चुअल में आया किस लिए, या न्यूट्रिनो किस लिए आया, जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन के अंदर वेरियस लॉ हम लगाते हैं, जैसे कि उसके अंदर एनर्जी का कंजर्वेशन होना चाहिए, मोमेंटम का उसके अंदर कंजर्वेशन होना चाहिए, चार्ज का कंजर्वेशन होना चाहिए, पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए, है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो जब हमने इसके कंजर्वेशन लॉज को चेक किया तो इसकी एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही थी, इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था, इसकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज जो है वो इसमें फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। तो उन लॉज को फुलफिल करने के लिए पाउली ने 1930 में, पाउली ने इन ईयर 1930 के अंदर ऐसे पार्टिकल्स के बारे में बताया जिनके अंदर ना तो मास था, ना ही उनके पास कोई चार्ज था, और फिजिकली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे। उनका काम क्या था, उनका काम ये था कि रिएक्शन जो कि अभी तक कंजर्वेशन लॉज को फुलफिल नहीं कर रही है, इनके आने से उसने कंजर्वेशन लॉज को फुलफिल कर दिया। तो बीटा माइनस डिके की जब मैं बात करूंगा तो वहां पर आएगा एंटी न्यूट्रिनो, जब मैं बीटा प्लस डिके की बात करूंगा तो वहां पर आएगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो है चाहे एंटी न्यूट्रिनो है, दोनों ही मासलेस पार्टिकल है, दोनों ही चार्जलेस पार्टिकल है, ठीक है। ना ही दोनों रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, दोनों रिएक्शन के अंदर भी पार्ट नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर न्यूट्रिनो। इसके पास चार्ज होता है, नहीं होता है, इसके पास चार्ज होता है, मास होता है, नहीं होता है, ये रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, चार्ज नहीं होता है, मास नहीं होता है, ठीक। जब बीटा माइनस डिके होगा तो आएगा एंटी न्यूट्रिनो, जब बीटा प्लस डिके होगा तो क्या आएगा, न्यूट्रिनो आएगा। बीटा प्लस डिके के केस में न्यूट्रिनो, बीटा माइनस डिके के केस में एंटी न्यूट्रिनो। तो बीटा माइनस डिके की मैं इक्वेशन लिख रहा था, तो ये मैंने इक्वेशन लिखी, एग्जैक्ट इक्वेशन है। मेरे को अगर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालनी है तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उसके मास में से मेरे को डॉटर न्यूक्लियाई का मास माइनस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट न्यूक्लियाई कौन है, जेड एक्स ए है, तो इसका मास, न्यूक्लियर मास MnAZ, और डॉटर में कौन कौन आ गए, ये आ गया एक तो वाई वाला और एक आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने डॉटर न्यूक्लियाई माइनस कर दी। हम ये जानते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास, तो न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। तो यदि मेरे को मास लिखना है किसका, एटॉमिक मास, तो MnAZ इक्वल्स टू हो गया MnAZ और ZMe, और यहां से Mn यानी कि इसको ट्रांसपोज करूं तो ये फॉर्मूला मैंने बना लिया MnAZ माइनस ZMe, यानी कि एटॉमिक मास में से मैं इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर रहा हूं। ये वाली वैल्यू जो है मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। इसी तरह से मैं वैल्यू निकालूंगा किसके लिए, ये MaZ+1 के लिए। तो इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर आएगा MaZ+1, और यहां पर भी क्या आएगा, Z+1Me, यहां पर भी क्या बनेगा, Z+1Me। तो देखो क्या बनेगा, सिमिलरली MnAZ+1 आपने निकाला तो MaZ+1 और Z+1Me, दोनों वैल्यू यहां पर आपने सब्स्टिट्यूट करी तो फाइनल इक्वेशन आपके पास ही आई, Q इक्वल्स टू MaZ, ये MaZ एटॉमिक मास है, MaZ+1c², ये एटॉमिक मास के फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर आपको कौन सा डिके करना है, बीटा माइनस डिके करना है या बीटा प्लस डिके, जो भी करना है आपको, उसके लिए Q की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। Q की वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है, जब ये MaZ ज्यादा हो, किससे, MaZ+1 से। तो इलेक्ट्रॉन का अगर आपको एमिशन कराना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, तो बाहर निकालने के लिए मास जो है प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का, डॉटर न्यूक्लियाई का, प्रोडक्ट का सॉरी, जो रिएक्टेंट है उसका, वो ज्यादा होना चाहिए किससे, ये MaZ+1 से ज्यादा होना चाहिए। ये किसके अंदर आ गया, बीटा माइनस डिके के अंदर आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो काइनेटिक एनर्जी में हम कैसे लिखते थे इसको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियली तो वो रेस्ट में होता है, तो इनिशियल उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। तो ये किसके इक्वल हो गया, हाफ mv², और ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमारे पास जो रिएक्शन है उसको मैंने वापस से लिखा, रिएक्शन को वापस से लिखा तो क्या बना, ZXA Z+1YA प्लस माइनस E0 प्लस न्यू। ये जो पीछे वाला पार्ट है, जो प्रोडक्ट है एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो हैं, ये वाला पार्ट तो है, ये क्या देगा, Q की वैल्यू देगा, और ये दोनों मिलकर यहां पर किसको शो करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को शो करेंगे। तो Q वैल्यू इन बीटा माइनस डिके जो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी शेयर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन
एंड एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर लेके जा रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो क्यू वैल्यू किस किसने शेयर की, इलेक्ट्रॉन ने और एंटी न्यूट्रिनो ने। यदि ऐसी कंडीशन बने कि जो एंटी न्यूट्रिनो है उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है, अगर ये कंडीशन बनती है तो जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और वो मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि ये जीरो हो गया। और यदि टीई जीरो हो जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तो उस केस में जो सारी की सारी एनर्जी है वो कौन लेके भाग जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो वो एनर्जी लेके भाग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कंडीशन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है बीटा माइनस डीके में वो कौन कौन शेयर करता है, तो वो कौन कौन शेयर करता है, वो शेयर करता है एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद ये इक्वेशन बनती है, इक्वेशन ध्यान रखना, और फिर कंडीशन जो मैंने बताई वो आपको याद रखना है। ये तो बात हो गई किसकी, बीटा माइनस डीके की। अब आपको इक्वेशन लिखनी है किसके लिए, बीटा प्लस डीके के लिए। तो बीटा प्लस डीके की इक्वेशन ये हो गई, बीटा माइनस में अगर एंटी न्यूट्रिनो निकलता है तो बीटा प्लस में क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो निकलेगा। बीटा प्लस में क्या आएगा, न्यूट्रिनो। मास इसका भी जीरो रहेगा, चार्ज इसका भी जीरो रहेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट फिजिकली ये भी नहीं करता है, एक्चुअल में पार्टिसिपेट ये भी नहीं करता है। तो यहां पर इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, न्यूक्लियर मास के फॉर्म में। ये हो गया पेरेंट, तो MnZa में से ये डॉटर को माइनस कर दिया, ये दोनों डॉटर को माइनस कर दिया। अब इसको यदि हम एटॉमिक मास के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये क्या बनेगा, ये वाला MZa माइनस ZMe, और इसको भी लिखना चाहते हैं तो ये क्या बनेगा, MZ माइनस AA। यहां पर माइनस आएगा क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो Z माइनस 1 Me, और ये वाला M ही रहेगा ही। फिर इसको जब आप एक्सपेंड करोगे Z माइनस 1 Me को, तो यहां से ये पूरी इक्वेशन बनेगी ये वाली, MZa माइनस ZMe माइनस MZ माइनस 1A प्लस ZMe माइनस ME। तो ये ZMe से ZMe कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहाँ जो इक्वेशन बनेगी एटॉमिक मास के फॉर्म में ये बनेगी। इसको आपको याद रखना है, चाहे वो बीटा माइनस की इक्वेशन हो चाहे वो बीटा प्लस की इक्वेशन हो। बनाना सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन दिख सकता है आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बीटा माइनस डीके या फॉर बीटा प्लस डीके, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया एटॉमिक मास के फॉर्म में। अब यहां पर भी जैसे हमने वहां पर देखा कि बीटा माइनस डीके के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे ही यहां पर बीटा प्लस डीके के लिए जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसका मास ज्यादा होना चाहिए किससे, डॉटर से। तो MZa शुड बी ग्रेटर देन MZ माइनस 1A और प्लस ZMe से ये ज्यादा होना चाहिए। थर्ड हमारे पास कौन सा था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए इक्वेशन हमने जो लिखी वो क्या लिखी थी, ZXa प्लस माइनस 1 E0 Z माइनस 1 YA, और ये यहां पर क्या आएगा, न्यूट्रिनो आएगा। यहां ध्यान रखना यहां पर क्या है, न्यूट्रिनो। ये सिमिलर है किसके, बीटा प्लस डीके के। बीटा प्लस डीके में भी न्यूट्रिनो है तो यहां पर भी क्या आएगा, न्यूट्रिनो आएगा। यहां पर क्यू वैल्यू मास के फॉर्म में लिखनी है तो ये हो गए दोनों पेरेंट और ये हो जाएगा डॉटर। तो MZa प्लस ME माइनस MZ माइनस AA, ये न्यूक्लियर मास के फॉर्म में है, और यहां पर माइनस कर रखा है किसको, बाइंडिंग एनर्जी को। बाइंडिंग एनर्जी को माइनस किया हुआ है। अब यहां पर भी इसको एटॉमिक मास के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो पहला क्या लिखा जाएगा, MAZ माइनस ZMe प्लस ME, और ये क्या बनेगा, माइनस MAZ माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Z माइनस 1 ME। तो ओवरऑल आपके पास ये वाली इक्वेशन बन के आएगी MAZ माइनस MAZ माइनस 1 C स्क्वायर माइनस BE। अगर आपको चाहिए कि ये वैल्यू 0 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो उसके लिए क्या है, MAZ शुड बी ग्रेटर देन MAZ माइनस 1, या फिर दूसरी कंडीशन MAZ माइनस MAZ माइनस 1 ज्यादा होना चाहिए किससे, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इससे ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैप्चर की कंडीशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऐसे कोई बहुत टिपिकल नहीं है जिनको तुम याद ना कर पाओ। और मेरे हिसाब से याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी रिएक्शन याद करके रखो कि रिएक्शन क्या बन रही है। रिएक्शन 2-3 बार पेन चलाओगे तो याद हो जाएगी, और वो रिएक्शन एक बार मेमोराइज हो गई तो फिर ये कंडीशन वगैरह आराम से याद हो जाते हैं। 2-3 बार कोई भी चीज देखोगे यार, मैं तो न्यूक्लियर और एटॉमिक की बात कर रहा हूँ, 2-3 बार तो आप क्वांटम और क्लासिकल देखोगे तो वही आपके दिमाग में बैठने लग जाता है। तो ये तो फिर भी सिंपल पड़ जाते हैं, शुरू में ही देखने में डरावने लगते हैं। इनको 2-3 बार अपनी आंखों के आगे से निकालोगे ढंग से, ऐसा नहीं कि सर ने कहा है 2-3 बार पलट लो पन्ने तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2-3 बार देखोगे तरीके से तो ये चीजें समझ में आने भी लग जाएंगी और फिर आपको मेमोराइज भी हो जाएंगी कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो ये बात कर ली हमने किसकी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की, बीटा माइनस डीके की और बीटा प्लस डीके की। उसकी काइनेमेटिक्स की हमने बात कर ली कि क्या काइनेमेटिक्स होती है, क्या क्या कंडीशन आती है। एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। हमने बात की थी अल्फा डीके के अंदर जो एनर्जी स्पेक्ट्रम था वो डिस्क्रीट था, यानी कि
अलग अलग एनर्जी की वैल्यू हमें मिल रही थी। जबकि जब हम बीटा डिके की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होता है। आप देखोगे यहाँ पर जो बीटा का एनर्जी स्पेक्ट्रम आ रहा है वो कंटिन्यूस आ रहा है, और आप देखोगे कि लास्ट में जाते जाते इसकी वैल्यू कम होती जा रही है और एक इसकी फिक्स वैल्यू आती है, यहाँ पर एंड पर एक फिक्स वैल्यू आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट एनर्जी। तो हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए ये एंड पॉइंट एनर्जी अलग अलग होगी। हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए ये एंड पॉइंट एनर्जी अलग अलग होगी बीटा माइनस डिके के लिए। अल्फा डिके के अंदर हमने ये देखा था कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट थी। बीटा माइनस डिके में जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी। और हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए बीटा माइनस डिके में बीटा डिके में एक फिक्स वैल्यू आएगी जिसको आप क्या नाम देंगे, एंड पॉइंट एनर्जी नाम देंगे। जिसको आप क्या नाम देंगे, एंड पॉइंट एनर्जी नाम देंगे। अब मैंने आपको कहा कि जब हम बीटा डिके करते हैं तो यहां पर, या कोई भी डिके हम करते हैं तो उसके अंदर कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं वो फुलफिल होने चाहिए। जैसा कि सबसे पहले मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का कंजर्वेशन मतलब पहले की एनर्जी बराबर किसके बाद की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं बीटा माइनस डिके के लिए क्यू वैल्यू लिखता हूं तो क्यू वैल्यू हमारे पास ये बनी थी, न्यूक्लियर मास के फॉर्म में ये बनी थी। अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन ये जो एनर्जी है ये इक्वल होनी चाहिए एनर्जी पजेस्ड बाय बीटा एमिशन। बीटा एमिशन से में जो एनर्जी पजेस हो रही है उसके इक्वल होनी चाहिए। पर थ्योरेटिकली हमने देखा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी, जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी आई थी वो किसके बराबर थी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी थ्योरेटिकली। पर एक्चुअल में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो ज्यादा हो गई किससे, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उससे। थ्योरेटिकली हमने देखा था कि अगर जो न्यूट्रिनो है उसकी एनर्जी जीरो है, उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है, तो ये हो रहा है। फिर हमने ये इक्वेशन बनाई थी Q इक्वल्स टू टी प्लस ई न्यू, एक्चुअल में ये कहानी थी। फिर हमने उसमें एक कंडीशन लगा दी थी कि ई न्यू यदि जीरो है मतलब न्यूट्रिनो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एंटी न्यूट्रिनो नहीं है, एंटी न्यूट्रिनो नहीं है तो Q बराबर क्या हो गया T। पर एक्चुअल में यही हो रहा है, जो टोटल एनर्जी है वो दोनों से शेयर हो रही है, दोनों से शेयर हो रही है। इसका मतलब जो एनर्जी है वो खाली बीटा पार्टिकल लेके नहीं निकल रहा है, ये एनर्जी किसी एक पार्टिकल के और साथ है। वो पार्टिकल अभी तक पता नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया वो एक अलग बात है, अभी तक वो पार्टिकल पता नहीं है। इसका मतलब जो एनर्जी बराबर होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, वो एनर्जी कहीं जा रही है। अब ज्यादा कहां जा रही है इसका हमें पता लगाना है। तो हमारे पास जो बात होती है कि एनर्जी इक्वल होनी चाहिए वो इक्वल नहीं हो रही है, इक्वल नहीं हो रही है इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो गया। फिर दूसरा अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन अगर मैं लिखूं बीटा माइनस डीके के लिए तो ये इक्वेशन लिख दी मैंने। अब मोमेंटम में क्या होता है कि कॉलिजन के पहले बराबर कॉलिजन के बाद, तो मोमेंटम क्या हो गया mx vx इक्वल्स टू my vy प्लस me v। क्योंकि इनिशियली x तो रेस्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा my vy प्लस me v। ये क्या बन जाएगा my vy प्लस me v। तो ये यहां से आप देखोगे तो 0 इक्वल्स टू my vy प्लस me v ये बन गया। तो यहां से ये कंडीशन सेटिस्फाई तभी होगी जब ये ऐसा बन जाए my vy इक्वल्स टू माइनस mv v, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट हो। मींस कि जो y एलिमेंट निकला है और इलेक्ट्रॉन निकले हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाए। पर ऐसा क्या जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा भी गया कि ऐसा नहीं आ रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं मिला। तो अब ये कंजर्वेशन लॉ जो है मोमेंटम का, इसको फुलफिल करना तो जरूरी है। तो कुछ ऐसा हमें चाहिए जहां से जो ये बैलेंस हो जाए, यानी कि ये जीरो हो जाए। तो इसलिए पहला तो फेल हुआ क्या, कंजर्वेशन एनर्जी का, फिर फेल हो गया कंजर्वेशन किसका, मोमेंटम का। पहले फेल हुआ कंजर्वेशन किसका, एनर्जी का, फिर फेल हो गया कंजर्वेशन किसका, मोमेंटम का। फिर अगर हम बात करें थर्ड नंबर पर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं J इक्वल्स टू L प्लस S से। अब हम ये जानते हैं कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास इवन होता है, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास इवन होता है, उनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो या तो जीरो होता है, उनका स्पिन जीरो होता है, या इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच कट का। और ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास ऑड है, उनका स्पिन ऑड इंटीग्रल होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच कट का। तो यदि मैं न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा हूं, बीटा माइनस डीके की बात कर रहा हूं, तो 0n1 कन्वर्ट हो रहा है 1p1 और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो न्यूट्रॉन का स्पिन भी कितना होता है, हाफ, प्रोटॉन का स्पिन भी कितना होता है, हाफ, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी होता है कितना, हाफ। तो ये फेल हो गया। कहां बराबर हो रहा है, बराबर नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब इसको भी हमें बैलेंस करना है। तो अब ये सारी जो इतने सारे
ड्रॉबैक्स आ गए, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन भी यहाँ पर नहीं लग रहा है, मोमेंटम का कंजर्वेशन भी नहीं हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी नहीं हो रहा है, साथ ही साथ आप देखोगे पैरिटी भी कंजर्व नहीं होती है। तो इन सारे चीज़ों को फुलफिल, अब देखो डिके तो हो गया, अब इस डिके को सही ठहराना है, मतलब जो आपने बात बोल दी आपको बात को सही करना है। अब उसमें कमी क्या आ रही है कि अगर वेलोसिटी कुछ ऐसी मिल जाए जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए तो बात सही हो जाएगी। ऐसे ही कोई एक पार्टिकल या कुछ चीज मिल जाए जहां जिसके साथ एनर्जी शेयर हो जाए तो Q बराबर एनर्जी भी हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कुछ चीज मिल जाए जिससे हमारी जितनी भी इक्वेशंस है वो बैलेंस हो जाए। तो वो चीज कौन खोज के लाया, वो ले आया न्यूट्रिनो, वो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस जो पाउली ने दी थी। तो पाउली ऐसी चीज को निकाल के लाए, उस चीज को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो 1930 के अंदर पाउली ने कहा कि ऐसे कुछ पार्टिकल हैं जिनका मास ऑलमोस्ट जीरो है, उनके पास चार्ज भी ऑलमोस्ट जीरो है, और स्पिन जो है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है। स्पिन जो है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, एच कट का, ठीक है। और ये बीटा डिके जो प्रोसेस है उसमें एमिट होगा। यदि बीटा माइनस डिके है तो उसमें होगा इलेक्ट्रॉन, और बीटा प्लस डिके है तो उसमें एमिट होगा पॉजिट्रॉन। तो बीटा डिके प्रोसेस में ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एमिट होगा, और इस पार्टिकल को हम नाम देंगे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। इस पार्टिकल को हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। यदि बीटा माइनस डिके है तो इस पार्टिकल को हम बोलेंगे एंटी न्यूट्रिनो, और यदि बीटा प्लस डिके है तो इस पार्टिकल को हम बोलेंगे न्यूट्रिनो। क्लियर। यदि बीटा माइनस डिके है तो इस पार्टिकल को हम नाम देंगे एंटी न्यूट्रिनो, और अगर बीटा प्लस डिके है तो इस पार्टिकल को हम नाम देंगे न्यूट्रिनो। तो बीटा माइनस डिके के लिए हमने यहां लिखा था एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस डिके के लिए हमने यहां लिखा था न्यूट्रिनो, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए हमने यहां क्या लिखा, न्यूट्रिनो लिखा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज सिमिलर टू बीटा प्लस डिके। इलेक्ट्रॉन कैप्चर और बीटा प्लस डिके सेम कहानी है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में और बीटा डिके में प्रोटॉन नंबर 1 से कम होता है, प्रोटॉन का कन्वर्जन होता है न्यूट्रॉन के अंदर, जबकि बीटा माइनस डिके के अंदर हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होता है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बीटा सिलेक्शन रूल की। जो इतनी सारी हमने रामायण पढ़ी, इसके बाद हम बात करेंगे बीटा सिलेक्शन रूल। तो बीटा सिलेक्शन रूल को मैं डिफाइन करूं उसके पहले किसी भी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्टेट को अगर हमें करेक्टराइज करना है तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम जे से लिखते हैं, आई से लिखते हैं। जे इंडिविजुअली एक न्यूक्लियस का होता है, और आई जो होता है पूरा कंबाइंड सारे न्यूक्लियस का हो जाता है। और ये हमें पता है कि जो जे है यानी कि एंगुलर मोमेंटम है, वो समेशन होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, जिसको मैंने यहां पर लिखा भी है L+S। दूसरी चीज क्या चाहिए उसको करेक्टराइज करने के लिए हमें पैरिटी। क्या चाहिए, पैरिटी। तो जब ट्रांजिशन होगा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के अंदर, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के अंदर होगा, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। उस एंगुलर मोमेंटम चेंज को हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा आई या डेल्टा जे। और डेल्टा आई और डेल्टा जे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एल और प्लस डेल्टा एस, क्योंकि ये भी चेंज होंगे, ये भी इनिशियल से कहां जाएंगे, फाइनल में जाएंगे। जब बीटा माइनस डिके होता है तो उसके अंदर क्या क्या निकलता है, एक तो निकलता है इलेक्ट्रॉन और एक निकलता है न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो बीटा डिके के अंदर, जिनको हम लेप्टॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेप्टॉन्स। आगे हम पार्टिकल्स पढ़ेंगे, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इनके नाम भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो जो भी निकल रहे हैं उनको लेप्टॉन्स बोलते हैं, और इनकी स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है। इनकी स्पिन कितनी होती है, हाफ। और ये जो स्पिन है ये पैरेलली अलाइंड भी हो सकते हैं और ये एंटी पैरेलल अलाइंड भी हो सकते हैं। भाई बीटा डिके के अंदर लेप्टॉन्स जो निकल रहे हैं इनकी स्पिन होगी हाफ, और ये एक दूसरे के पैरेलली भी अलाइंड हो सकते हैं, और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल भी अलाइंड हो सकते हैं। तो इसके बेस पर यहां पर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिनको बोलते हैं बीटा सिलेक्शन रूल। क्या बोलते हैं, बीटा सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल में सबसे पहले दो चीजें आती है, एक आता है अलाउड और एक आता है फॉरबिडन। अलाउड का मतलब क्या है, जिसके अंदर पैरिटी का चेंज कितना हो, जीरो। पैरिटी में चेंज कितना हो, जीरो, वो अलाउड है। दूसरी चीज, अलाउड जो ट्रांजिशन होगा उसके अंदर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो होगी। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हमने लिखा हुआ है डेल्टा जे और डेल्टा आई
किसके बराबर है, वो है डेल्टा एल प्लस डेल्टा एस के इक्वल है। तो अलाउड ट्रांजिशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसके अंदर डेल्टा एल की वैल्यू हमें जीरो लेनी है, तो डेल्टा एल की वैल्यू जीरो लेनी है, तो डेल्टा आई इक्वल्स टू कितना हो जाता है, डेल्टा एस हो जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अलाउड ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा आई किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा एस के बराबर हो जाता है। जब मैं फॉरबिडन ट्रांजिशन, दूसरा इसमें ट्रांजिशन होता है जो सिलेक्शन होता है वो फॉरबिडन के अकॉर्डिंग होता है। फॉरबिडन के अंदर डेल्टा एल की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज नॉट जीरो, डेल्टा एल की वैल्यू जीरो नहीं होती। अब ये जो अलाउड ट्रांजिशन है इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, एक फर्मी सिलेक्शन और एक गेमाउट टेलर। फर्मी सिलेक्शन में क्या होता है, जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अभी हमारे पास फर्मी सिलेक्शन की बात करें, पहली बात तो अलाउड ट्रांजिशन की बात हो रही है, तो डेल्टा आई या डेल्टा जे किसके बराबर हो चुका है, डेल्टा एस। अब डेल्टा एस क्या है, S1 माइनस S2 है। तो फर्मी सिलेक्शन में क्या होगा, दोनों जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो भी निकल रहे हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब है एक अप होगा तो एक डाउन होगा, दोनों की जो नेट स्पिन आएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा एस जीरो हो जाएगा तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है डेल्टा जे या डेल्टा आई वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फर्मी सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया, डेल्टा जे या डेल्टा आई की वैल्यू जीरो, डेल्टा एस की वैल्यू जीरो, डेल्टा एल की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो हो ही रही है, और दोनों जो पार्टिकल्स हैं न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। गेमाउट टेलर, गेमाउट टेलर में दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल है तो उनकी स्पिन ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। डेल्टा जे की जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है और प्लस माइनस 1 भी हो सकती है। डेल्टा जे यानी कि डेल्टा आई की जो वैल्यू है वो जीरो या प्लस माइनस 1 कुछ भी हो सकती है, एल इसके अंदर जीरो ही रहेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, ये ध्यान रखना है भैया आपको, ये जो कंडीशन है ये याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये नहीं, फर्मी सिलेक्शन वाला भी याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जैसे कि यहां पर बोला क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर बोला फॉर फर्मी ट्रांजिशन, फॉर फर्मी ट्रांजिशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 2, s इक्वल्स टू 3, तो क्या सही होगा, s इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 2He6 में बीटा माइनस डीके हो रहा है। आप पहचान भी सकते हैं इक्वेशन को देख के, रिएक्शन को देख के, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, फर्मी सिलेक्शन है कि गेमाउट टेलर है, कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये निकालने के लिए क्या आना चाहिए कि आपको एक तो स्पिन निकालनी आती हो, पैरिटी निकालनी आती हो, क्योंकि दो चीजें आपको चाहिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसको आप जे से लिखोगे और एक पैरिटी। तो उसके लिए आपको जो शेल मॉडल है या न्यूक्लियर मॉडल उसका आइडिया होना चाहिए, हालांकि मैंने अभी बताया नहीं, आगे बता दूंगा, यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पहला वाला ये 2He6, तो इसमें आप काउंट करते हो प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर। तो प्रोटॉन नंबर 2 है, साफ साफ दिख रहा है, और न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 4 है। तो यदि प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों इवन आ जाए, यदि प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों इवन आ जाए, तो उस केस में वो जो भी न्यूक्लियाई है उसकी ग्राउंड स्टेट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उसकी ग्राउंड स्टेट हो जाती है जीरो, यानी कि L बराबर हो जाता है जीरो, और उसकी जो पैरिटी है वो इवन हो जाती है। पैरिटी इवन होने का मतलब है पॉजिटिव पैरिटी आती है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट जीरो हो जाती है। याद रखना, जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इवन नंबर में है, दोनों इवन नंबर में है, तो वो किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा, और पैरिटी हो जाएगी इवन। लिखते कैसे हैं, J प्लस, कैसे लिखते हैं, J प्लस। तो J यानी कि L की वैल्यू तो वो कितनी हो गई है, जीरो, ये जीरो हो गई है, और इवन का मतलब पैरिटी प्लस में है, तो इसको हम लिखेंगे J प्लस। तो यहाँ इनिशियल जो मोमेंटम हो गया, जो इनिशियल J की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, जीरो। तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया, जीरो लिख दिया। ये क्या बन रहा है, 3Li6। तो 3Li6 बनाओगे तो यहाँ पर Z भी कितना हो गया, 3 हो गया, और N भी कितना हो गया, 3। जब दोनों ऑड हों, तो उस केस में फिर हम जो शेल मॉडल है उसका यूज करते हैं और यहाँ पर फिलिंग करते हैं। फिलिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है S1/2, 1s1/2, फिर आता है 1p3/2, है ना। तो 1s1/2 में कितने जाते हैं, 2 जाते हैं, और 1p3/2 में कितने जाएंगे, फिलिंग कितनी होगी, यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि टोटल कितना है, 3 है, तो 2 यहाँ पर चला गया, 1 यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर कितना चला जाएगा, 1। तो p का मतलब क्या है कि इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, वो हो गया 1। भाई s के लिए 0, p के लिए कितना हो गया, 1 हो गया। और ये जो लिखा होता है नीचे, ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है J की वैल्यू, तो यहाँ Jp कितना हो गया, 3/2। इसी तरह से न्यूट्रिनो में भी, न्यूट्रॉन के अंदर भी सेम लिखा जाएगा।
तो यहां पर भी L की वैल्यू कितनी हो गई 1 और J की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। अब इसके अंदर एक रूल लगता है जिसको कहते हैं नॉर्देंस रूल। जब दोनों ऑड हो तो एक रूल लगता है जिसको कहते हैं नॉर्देंस रूल। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ JP प्लस JN माइनस LP प्लस LN। तो JP की वैल्यू कितनी है 3/2 है, JN की वैल्यू कितनी है 3/2 है, LP की वैल्यू कितनी है 1 है, LN की वैल्यू कितनी है 1 है। तो 3 - 2 कर दिया आपने, तो यहां से बन गया N की वैल्यू 1। अगर N की वैल्यू 0 आती है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रूल, और अगर N की वैल्यू +-1 आती है, 0 के अलावा कुछ भी आती है, तो उसको हम बोलते हैं वीक रूल। तो ये वीक रूल होगा। फिर यहां पर वीक रूल आ गया, तो यहां पर आपको J की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, J की वैल्यू निकालते हैं मॉड ऑफ JP माइनस JN और JP प्लस JN, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू में लेनी होती। तो JP माइनस JN करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, और JP प्लस JN करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ये J की वैल्यू, ये क्या आ गई हमारे पास, ये स्पिन आ गई इसकी। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लो किसकी, J की। तो J की 2 वैल्यू आ गई 0 और 3। पैरिटी को कैसे लिखेंगे, -1 पावर टोटल करना है दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। तो LP प्लस LN, तो LP कितना आया था 1 और LN भी कितना आया 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1। ये क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 होता है इवन, तो पैरिटी क्या लिखी जाएगी, इवन लिखी जाएगी। पैरिटी क्या लिखी जाएगी, इवन। अगर यहां पर ऑड आ जाता तो हम यहां पर क्या लिखते ऑड, और ये किस में आता आंसर माइनस में। तो ग्राउंड स्टेट जो है इसकी क्या बनेगी, वो बनेगी 0+ बनेगी या फिर बनेगी 3+। अब हमें क्या निकालना होता है, डेल्टा I या डेल्टा J। तो डेल्टा I या डेल्टा J को हम कैसे लिखते हैं, JF माइनस JI। तो मैंने 0+ ले लिया और JI ऑलरेडी 0+ था, तो 0 - 0 कितना हो गया, 0 हो गया। और डेल्टा P पैरिटी तो चेंज हो ही नहीं रही, क्योंकि यहां पर भी प्लस आ रहा है, पहले भी कितना था प्लस था, तो प्लस से प्लस, इसका मतलब पैरिटी चेंज नहीं हुई। तो पैरिटी में चेंज कितना हुआ, 0 हुआ। अब हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है उनको देखो। तो हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं गेमाउ टेलर की, तो डेल्टा J की वैल्यू 0 या +-1 है, तो 0 आ रहा है हमारे पास, यानी कि ये भी सही है। और फर्मी सिलेक्शन की बात करूं तो उसमें डेल्टा J 0 है, यानी कि वो भी सही है। फिर उसके बाद पैरिटी का जो चेंज है वो यहां पर भी नहीं होगा। और अगर मैं फर्मी सिलेक्शन में बात करूं तो फर्मी सिलेक्शन में भी पैरिटी चेंज नहीं होगी, फर्मी सिलेक्शन के अंदर भी पैरिटी चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन पैरिटी। और गेमाउ टेलर में भी पैरिटी चेंज नहीं होगी। तो यहां पर हमारे पास पैरिटी भी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये अलाउड ट्रांजिशन है, फर्मी सिलेक्शन है और गेमाउ टेलर है। फर्मी सिलेक्शन है, गेमाउ टेलर है और अलाउड ट्रांजिशन है, दोनों तरह के यहां पर पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दिया है, अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 से कम हो रहा है, तो ये कौन सा है, ये बीटा प्लस डीके है। तो यहां पर निकला पॉजिट्रॉन और ये क्या निकल गया, ये निकल गया न्यूट्रिनो। तो सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है इसके लिए निकालो। तो यहां पर जेड भी इवन है और एन भी इवन है। तो मैंने आपको कहा दोनों इवन होते हैं, वो ग्राउंड स्टेट उसकी क्या हो जाएगी 0 और पैरिटी हो जाएगी इवन, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0+। अब आपको किसके लिए निकालना है, न्यूट्रॉन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए। तो दोनों ऑड आ गए। अब इसमें फिलिंग कैसी होगी, 1s 1/2, यहां पर जाएंगे 2, फिर जाएंगे 1p 3/2 के अंदर, और फिर जाएंगे 1p 1/2 के अंदर। ठीक है, 1p 1/2 के अंदर। तो टोटल कितने करना है, 7 करना है। तो 2 यहां पर आएंगे 4 और यहां पर आएगा कितना 1। ठीक, तो यहां पर कितना हो गया, ये हो जाएगा, ये 2j+1 होता है ना, फिलिंग कैसे होती है, मल्टीप्लिसिटी 2j+1। तो ये होगा 2 × 3/2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ 4 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये 4 + 2 + 6, यहाँ पर 1 आ गया। तो P आ गया, तो LP की वैल्यू कितनी हो गई 1 और J की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। सेम कहानी यहाँ पर होगी 1/2 और N। फिर आपको क्या लगाना है, नॉर्देंस रूल। तो JP + JN - LP + LN। तो JP की वैल्यू कितनी है 1/2, JN की वैल्यू कितनी है 1/2, LP LN कितना है 1 तो ये हो गया 1 - 2। तो 1 - 2 क्या आया, -1 आया। मैंने कहा 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो कौन सा होगा, वीक रूल होगा। तो ये क्या बन गया, वीक रूल बन गया, ये बन गया वीक रूल। तो यहां पर J की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, JP - JN और JP + JN। तो या तो ये 0 हो गया और या क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो इसकी स्टेट बन गई 0+ या 1+। पैरिटी कैसे लिखोगे, इसकी पैरिटी कैसे लिखोगे, -1 पावर LP + LN। तो ये दोनों 1 + 1 है, तो इवन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया 1 + 1 इवन हो गया। तो ये 0+ हो गई, 0 या 1+ हो गई। तो पैरिटी में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो पैरिटी में चेंज नहीं हो रहा है। फिर J की वैल्यू में यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। ठीक है, तो फर्मी सिलेक्शन भी लग रहा है, गेमाउ टेलर भी लग रहा है। अगर 1 लेते हो तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 भी है। तो गेमाउ टेलर भी हो रहा है और फर्मी सिलेक्शन भी हो रहा है और अलाउड ट्रांजिशन भी हो रहा है। तो यहाँ तीनों हो रहे हैं,
फर्मी सिलेक्शन, गेमाउट टेलर और अलाउड ट्रांजिशन भी हो रहा है। अब यहां पर देखो 1s3 और 2h3। 1h3 में देखते हो तो Z की वैल्यू 1 हो गई और N की वैल्यू इवन हो गई। तो दोनों में से यदि कोई भी एक इवन हो जाए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से कोई भी एक यदि इवन हो जाए, तो फिर जो ऑड नंबर वाला है उसको पकड़ना है बस। तो ऑड नंबर वाला कौन सा है? प्रोटॉन। तो इसकी फिलिंग कैसे होगी? 1s 1/2, 1s 1/2। तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। L कितना हो गया? 0, क्योंकि S के लिए L कितना होता है? 0 होता है। तो इसकी जो स्टेट है वो कैसे लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी J और पैरिटी -1 पावर L। तो L कितना हो गया? 0, तो 0 इवन हो गया, तो ये लिखा जाएगा 1/2 प्लस। फिर इसकी दूसरी स्टेट बन रही है 2he3। तो Z की वैल्यू 2 हो गई, Z की वैल्यू 2 हो गई और न्यूट्रॉन की वैल्यू 1 हो गई। तो यहां पर ऑड वाला कौन हो गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हो गया, तो इसके लिए भी J की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 और L की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो यहां पर भी पैरिटी कितनी हो गई? 1/2 प्लस। तो प्लस प्लस पैरिटी में नो चेंज है और डेल्टा J की वैल्यू 0 भी है। तो फर्मी सिलेक्शन को भी फुलफिल कर रहा है और गेमाउट टेलर को भी फुलफिल कर रहा है। तो दोनों यहां पर भी हो रहे हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो ये तो था हमारा कौन सा? अलाउड ट्रांजिशन। फिर होता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन ट्रांजिशन को फर्दर हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, एक होता है सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन और एक होता है थर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉरबिडन ट्रांजिशन की, तो हमने जब बात की थी अलाउड ट्रांजिशन की, तो हमने उसमें लिखा था कि एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वहां पर 0 है। यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होगा। यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होगा। फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1 लेंगे। सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू 2 लेंगे। और थर्ड ऑर्बिटल ट्रांजिशन का मतलब है, थर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब है L की वैल्यू 3 लेंगे। जब हम फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन की बात करते हैं तो जो पैरिटी में चेंज होगा, पैरिटी चेंज, इसके अंदर क्या होगा? पैरिटी चेंज। यहां पर पैरिटी चेंज होगी +-1 से। सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन के अंदर पैरिटी चेंज नहीं होगी। थर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन के अंदर पैरिटी चेंज होगी। थर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन के अंदर पैरिटी चेंज होगी, सेकंड के अंदर नहीं होगी, फर्स्ट के अंदर होगी। तो अब इनको अलग अलग करके लिख लूं। फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन मतलब L की वैल्यू है 1 और पैरिटी चेंज हो रही है। इसमें फर्दर इसको 2 तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिया, एक फर्मी और एक GT। फर्मी के अंदर डेल्टा S की वैल्यू 0, GT के अंदर डेल्टा S की वैल्यू 1। यहां पर जो डेल्टा J है वो लिखा जाएगा फर्मी में 0 +-1, GT के अंदर ये लिखा जाएगा 0 +-1 +-2। एक बढ़िया इंक्रीज हो गया। सेकंड फॉरबिडन में L = 2, पैरिटी चेंज नहीं होगी। डेल्टा S की वैल्यू 0, यहां पर डेल्टा S की वैल्यू 1, ये सेम है। फर्मी में यहां पर क्या होगा? +-1 +-2। फर्स्ट में क्या था? 0 +-1, सेकंड में क्या आ गया? +-1 +-2, एक आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से GT में भी एक आगे बढ़ जाएगा, +-2 +-3। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अलाउड ट्रांजिशन इज 100 टाइम्स मोर देन फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी होने की, अलाउड ट्रांजिशन की, वो 100 टाइम्स ज्यादा होती है किससे? फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन से। इसी तरह से थर्ड की सेकंड से ज्यादा होगी तो ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी तरह से थर्ड की ज्यादा होगी 100 टाइम्स किससे? सेकंड से। आगे बढ़ते जाओगे तो वो 100 टाइम्स इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह से आप किसका लिख सकते हो? थर्ड फॉरबिडन का लिख सकते हो। तो थर्ड फॉरबिडन में L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, पैरिटी चेंज होगी। फर्मी में क्या आ जाएगा? यहां +-1 की जगह 2 आ जाएगा, +-3। यहां पर क्या आ जाएगा? 3, 4, 5 और ये सेम रहेगा। क्वेश्चन देखो, यहां लिखा हुआ है BE 4 10, BE 5 10। अब ये 4 से 5 हुआ है, 4 से 5 हुआ है तो ये बीटा माइनस डीके है। बीटा माइनस डीके है तो सबसे पहले इसके लिए आप निकालो इसकी स्पिन पैरिटी क्या होगी। तो ये दोनों इवन है, 4 और 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 10 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? 6 है। तो ये इवन हो गए, इवन हो गए। तो यहां पर जो ये ग्राउंड स्टेट है वो 0+ हो जाएगी। फिर यहां पर देखो दोनों ऑड हैं, दोनों ऑड हैं तो इसके लिए JP की वैल्यू, मतलब जो एनर्जी फिल की मैंने 1s 1/2 और ये कितना हो गया? ये हो गया 3/2। तो यहां पर 4 आ सकते हैं, कितने आ गए? 3 आ गए। तो JP की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2। JN की वैल्यू इसी तरह से निकाल लेंगे 3/2। LP की वैल्यू P है तो 1 हो गया, N हो गया। नॉर्देन्स रूल लगा दिया तो N की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि वीक रूल है, वीक ट्रांजिशन है। J की वैल्यू निकालनी है, JP - JN और JP + JN, तो 0+ और 3+ आ गया। पैरिटी में चेंज नहीं हो रहा है, 0 - 0 यानी कि अलाउड है। कौन सा हो गया? अलाउड हो गया। और डेल्टा J की वैल्यू कितनी भी आ रही है? 3 भी आ रही है, ठीक है। तो दोनों हो गए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ बीटा डिके इफ 3/2 प्लस न्यूक्लियर स्टेट डिकेज बाय जीटी ट्रांजिशन। कौन से ट्रांजिशन से? जीटी ट्रांजिशन से इसका डिके हो रहा है। जीटी ट्रांजिशन का मतलब है गेम आउट टेलर, तो गेम आउट टेलर से हो रहा है। डेल्टा पी पैरिटी चेंज 0 होना चाहिए और डेल्टा जे की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 0 + -1। तो पैरिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, तो अगर यहां पर प्लस लगा हुआ है तो इसके जो ट्रांजिशन के बाद है फाइनल न्यूक्लियस, उसमें भी क्या आना चाहिए? प्लस ही लगाना चाहिए। तो यहां माइनस लगाया है हर जगह, कैंसिल। यहां पर 1 माइनस हो गया, 2 प्लस कैंसिल। यहां पर 2 माइनस 1 प्लस कैंसिल। यहां तीनों प्लस है तो ये आंसर हो गया, है ना। तो ये प्लस हो गया, हालांकि यहां से पकड़ सकते हैं आप। फिर एग्जैक्टली इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? 3/2 प्लस फाइनल जो न्यूक्लियाई आएगा उसकी मैंने ये पैरिटी लिख दी, स्पिन पैरिटी, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूट्रिनो हो गया। अब यहां 3/2 प्लस है तो यहां पर भी प्लस ही आना चाहिए। अब डेल्टा जे इक्वल टू 0 + -1 है, यानी कि एक तरीका तो ये है कि यहां पर 3/2 लिखा रहे, मतलब 3/2 प्लस और यहां पर भी क्या आ जाए? 3/2 प्लस। तो डेल्टा जे कितना हो जाएगा? 0, और पैरिटी चेंज तो 0 हो ही गया। एक ये है कि यहां पर 3/2 प्लस लिखा हो, यहां पर लिखा हो 1/2 प्लस, तो पैरिटी चेंज 0। 3/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा +1। एक ये होगा कि 3/2 प्लस और यहां हो जाए 5/2 प्लस, तो यहां पर बन जाएगा -1। तो ये तीनों बन रहे हैं, 0 + -1। तो यहां पर सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ये सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन अ बीटा डिके इफ 3/2 प्लस फॉरबिडन फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन है। फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब है पैरिटी चेंज होगी, पैरिटी चेंज होगी +-1 से। इसका मतलब तीनों प्लस में नहीं हो सकते, तो जहां तीनों प्लस में लिखे हुए हैं वो आंसर हटाओ। यहां प्लस है, प्लस है, प्लस है, काट दो। यहां पर 2 - 1 प्लस है, इसको भी कैंसिल करो। यहां पर तीनों माइनस में है, तो ये आंसर हो गया। उसके अलावा फर्स्ट फॉरबिडन की और कंडीशन क्या है? फर्स्ट फॉरबिडन की कंडीशन है कि अगर उसमें आप फर्मी सिलेक्शन में जाते हैं तो डेल्टा जे जो है उसकी वैल्यू 0 + -1, गेम आउट टेलर में 0 + -1 +-1 +-2, तो वो बैलेंस होना चाहिए। यानी कि जब आप इक्वेशन बनाओगे तो 3/2 प्लस, अगर आप लिखते हो 3/2 माइनस, तो पैरिटी चेंज हो गई और ये कितना आ गया? 0 भी आ गया। फिर आप 5/2 लिखते हो तो वो 1 बन जाएगा प्लस का, वो भी अलाउ है। 1/2 लिखते हो तो -1 बनेगा, वो भी अलाउ है, और पैरिटी चेंज हो रही है, तो ये हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर। फिर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है अज्यूम दैट 13n अंडरगोज फर्स्ट फॉरबिडन बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके का मतलब है 1 से कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, और फर्स्ट फॉरबिडन है। फर्स्ट फॉरबिडन का मतलब है पैरिटी चेंज होगी, +-1 से पैरिटी चेंज होगी। तो पैरिटी चेंज होगी, तो यहां पर इसकी जो पैरिटी है, सबसे पहले हम वो इसकी पैरिटी निकाल लेंगे। तो इसकी पैरिटी अगर प्लस आएगी तो दूसरे वाले की माइनस आनी चाहिए, अगर इसकी माइनस आएगी तो प्लस आएगी। तो सबसे पहले इसकी पैरिटी निकालो, तो ये लिखा हुआ है 7n13, तो यहां पर z की जो वैल्यू है वो 7 हो गई, और n जो है उसकी वैल्यू हो गई 6। तो यहां पर हमें कौन सा लेना है? ऑड वाला लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग फिलिंग करेंगे तो 1s 1/2, 1s 1/2, और ये क्या लिखा जाएगा? 1p 3/2। तो यहां पर फिल होंगे कितने? 2, यहां पर हो गए 4, तो यहां पर बनेगा कितना? 1p 1/2, और ये हो गया 1। तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2, और j की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2। तो पैरिटी कैसे निकालोगे? पैरिटी निकालोगे -1 पावर l, तो l की वैल्यू 1 हो गई ना, ये l की वैल्यू 1 हो गई। तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 1, क्योंकि यहां पर p है, तो -1 पावर l, तो -1 पावर 1 हो गया। तो ये क्या आएगा? ऑड आएगा। ऑड आएगा तो इसकी जो पैरिटी है, जो इसकी स्टेट है, वो कैसे लिखी जाएगी? वो इसकी स्टेट लिखी जाएगी कितना हो गया? 1/2 है। j की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। तो ये कितना लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 1/2 माइनस, क्या लिखा जाएगा? 1/2 माइनस। तो 1/2 माइनस पहला आना चाहिए, तो ये कैंसिल करो और ये वाला भी कैंसिल करो, तो या तो ये है या ये है। फिर दूसरा पैरिटी चेंज हो रही है, यहां पर 1/2 माइनस ये, और यहां पर 1/2 प्लस, यहां पर ये प्लस है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पर पैरिटी चेंज हो रही है, और उसके अलावा जो फर्स्ट फॉरबिडन है, फर्स्ट फॉरबिडन में डेल्टा जे की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 0 + -1। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1/2 माइनस, 1/2 प्लस, डेल्टा जे की वैल्यू 0 हो गई, पैरिटी चेंज हो गई। एक पॉसिबिलिटी है 3/2 प्लस, एक पॉसिबिलिटी है 5/2 प्लस। ठीक है, तो 1/2 प्लस तो आंसर में है नहीं, यहाँ पर ये 1/2 माइनस में, तो कैंसिल हो गया। 3/2 भी नहीं है, कौन ऑप्शन में? 5/2 प्लस, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो,
मैच द ऑर्डर ऑफ बीटा माइनस डीके गिवन in the left column to appropriate clause in the right column. Here x I pi and y I pi are the nuclei with intrinsic spin and parity. पहला वाला जो लिखा है उसके अंदर क्या है कि 1/2 प्लस और y में है 1/2 प्लस, यानी कि पैरिटी में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी पैरिटी में चेंज नहीं हो रहा है और इसके डेल्टा जे जो है उसमें भी चेंज नहीं हो रहा है, तो पैरिटी भी चेंज नहीं है और डेल्टा जे भी कितना है, 0 है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो है नहीं। फर्स्ट में तो पैरिटी चेंज होगी, तो फर्स्ट तो है नहीं। सेकंड के अंदर पैरिटी चेंज नहीं होगी और अलाउड जो ट्रांजिशन है उसके अंदर भी पैरिटी चेंज नहीं होगी और डेल्टा जे की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इसका मतलब फर्स्ट जो है उसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां 4 आ गया। अब दूसरे नंबर पे लिखा है 1/2 माइनस और यहाँ 5/2 प्लस, यानी कि पैरिटी चेंज हो गई। पैरिटी चेंज होने के साथ साथ डेल्टा जे की वैल्यू देखो, तो डेल्टा जे की वैल्यू 5/2 माइनस 1/2 करोगे तो 5 माइनस 1 4/2 तो 2 हो गया। तो डेल्टा जे की वैल्यू 2 तक जा रही है, तो ये कहाँ जाएगी, फर्स्ट फॉरबिडन में जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉरबिडन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉरबिडन। उसके बाद थर्ड वाला देखो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3++। 3++ लिखा हुआ है, पैरिटी चेंज हो नहीं रही है। पैरिटी चेंज हो नहीं रही है और जे की वैल्यू 3 तक जा रही है, जो कहाँ जाएगी, सेकंड फॉरबिडन में जाएगी। तो पैरिटी चेंज नहीं होती है सेकंड में और डेल्टा जे की वैल्यू 3 तक जाएगी, वो कहाँ जाएगी, सेकंड फॉरबिडन में। तो इसका आंसर हो गया सेकंड फॉरबिडन। फिर थर्ड फॉरबिडन आ जाएगा, 4 तक जाएगी, पैरिटी चेंज हो रही है, तो ये थर्ड फॉरबिडन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। मेरे हिसाब से जितना भी मैंने आपको समझाया बीटा सिलेक्शन रूल में, बीटा डीके में, बहुत सारा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और मेरे हिसाब से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अब इसमें बचता है गामा डीके। गामा डीके के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस को। एक ही लेक्चर में न्यूक्लियर रिएक्शन जाएंगी। एलिमेंट्री पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर के अंदर और एक्सिलरेटर और जो डिटेक्टर होते हैं वो 2 लेक्चर में और 1 या 2 लेक्चर, 1 लेक्चर के अंदर जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियर मॉडल्स, है ना। तो आज डेट है 15, 20 तक ये खत्म हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। उसके बाद मैं 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।